चलो देखो, कल के सेशन के अंतर्गत हमने कुछ बातें की थी। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं उन बातों को और आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, कल की जो बेसिक बातें थी अपनी, वो बेसिक बातें थी वर्ण विचार के संदर्भ में। जो टॉपिक चल रहा था आपके वर्ण विचार वाला, उसके संबंध में बेसिक परिचय की बातें थी ये। ठीक है, बेसिक परिचय की बातों की यदि बात करें तो भाषा की लघुतम सर्वे इकाई की हमने बात की। सर्वे इकाई का मतलब होता है जिसे केवल मात्र हम सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल जिसे मात्र सुना जा सकता है। तो सुनने को कोई भी आवाज़ हो सकती है, जैसे कोई पशु पक्षियों की आवाज़ भी हो सकती है, अपनी आवाज़ भी हो सकती है। तो किसी भी भाषा के लिए ये एक सार्थक रूप से इकाई नहीं हो सकती, क्योंकि बोलने का संबंध हमेशा भाषा से होता है और लिखने का संबंध हमेशा लिपि से होता है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बोलने वाला संबंध तो है भाषा से। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या विचार विनिमय कर रहा हूँ, तो मेरे वाला ये जो संबंध है आपसे, जो भी आपसी संबंध है अपना, वो भाषा से है। लेकिन अगर यदि हम उन्हीं बातों को लिपिबद्ध कर देते हैं, उसे लिख देते हैं, तो लिखने का संबंध किससे हो जाता है? लिपि से हो जाता है। जैसे कि अपन अपनी हिंदी की बात करें तो अपनी लिपि, जो लेखन की लिपि है, वो देवनागरी लिपि है। वैसे ही बात करें अंग्रेजी की लिपि लेखन की, तो रोमन है लिपि। ठीक है तो ये 4 कोटेशन के प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो भाषा की लघुतम सर्वे इकाई, सर्वे मीन्स सुना जा सकता है। और देखिएगा, लघुतम नाम जो लिखा हुआ है, इसमें एक तो लघुतम नाम हम ये लिखते हैं, एक लघुतम में हम ऊ बड़ा लिखते हैं, लेकिन उसमें तय क्या आता है? डबल आता है। ठीक है, क्योंकि वो शब्द और ये शब्द दोनों भिन्न भिन्न शब्द है। लघुतम अगर ऊ बड़ा लिख करके तय डबल लिख रहे हो तो वो लघु प्लस उत्तम है। लघु यानी छोटा और उत्तम यानी श्रेष्ठ। यानी वहां पर वो दोनों एक स्वतंत्र शब्दों का काम कर रहे हैं और दोनों ही विशेषण शब्द है। लघु भी विशेषण शब्द है। लघु मीन्स छोटा आकार बोधक शब्द होता है और उत्तम मीन्स श्रेष्ठ गुणबोधक शब्द होता है। उन दोनों शब्दों को मिलाकर के लघुतम बनाया गया है। जबकि यहां पर जो शब्द लिखा गया लघुतम, इसमें ऊ छोटा है और तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये एज ए डिग्री का प्रयोग है। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं हम। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा। अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा से अच्छा और क्या? सबसे अच्छा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। उसी तरह से यूज किया गया। इसका मतलब इस जगह तम का अर्थ है सबसे, लघु का मतलब छोटा है। भाषा की उच्चारित रूप में या सर्वे रूप में अगर इकाई पूछी जाती है तो वो ध्वनि होती है। ध्वनि का एक पर्यायवाची होता है स्वनिम। ये एक बार सी टेट की एग्जाम में पूछ लिया था कि भाषा की लघुतम सर्वे इकाई कौन सी होती है, और उसके विकल्प में ध्वनि नहीं लिखा, उन्होंने लिखा क्या? स्वनिम। देखिएगा, स्वनिम शब्द की यदि हम बात करें तो स्वनिम शब्द की रचना संस्कृत भाषा की स्वन धातु से हुई है, और उस स्वन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि होता है। इसी तरह से यदि हम बात करें कि भाषा की लघुतम दृश्य इकाई, दृश्य इकाई ये LSRW के सिद्धांत पर काम करता है। यानी क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुना, बोला, पढ़ा व लिखा जाए। अगर मैं आपसे यदि बात करूं कि मेरे पास एक अक्षर लिखा हुआ है और वो अक्षर लिखा हुआ है कै। क्या लिखा हुआ है? कै लिखा हुआ है। देखिएगा, इसके संदर्भ में तीनों चारों बातें लागू हो जाएगी आपकी। क्या मैं बोल रहा हूं कै, तो हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अगर आप पुनः इसका प्रत्युत्तर देते हैं कै, तो क्या कर रहे हो आप? इसको बोल रहे हो। मेरा ये लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं कि इसे बोलिए आप, तो आप क्या करेंगे? इसे पढ़ेंगे और फिर आपको कहा जाता है कि इससे क्या कीजिए? आप रिटन कीजिए, इसे लिखिए। छोटे बच्चों को भाषा का ज्ञान हम इसी प्रकार से करवाते हैं। जब इस प्रारंभिक तौर पर बच्चे को सिखाया जाता है तो पहले शिक्षक के माध्यम से या शिक्षक द्वारा सर्वे रूप में कुछ बातें बोली जाती है। बच्चा उनको सुनता है और सुन करके वैसा ही क्या करता है? रिपीट करता है, बोलता है। फिर कुछ चीजें लिख दी जाती है, उन लिखी हुई चीजों को बच्चा क्या करता है? पढ़ता है, और उसके उपरांत बच्चा खुद क्या करता है? लिखने का प्रयास करता है। तो ये
एक वर्ण का रूप है जो भाषा की लघुत्तम इकाई है, बट ये किस रूप में है? दृश्य रूप में है, जिसको हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है। तो जिसे सुना, पढ़ा, बोला वह लिखा जाए। देखिएगा, सवाल ऐसा भी बन सकता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई जिसे बोला, सुना, पढ़ा वह लिखा जाए। ठीक है, घुमा घुमा करके बात वही कर रहा है, बात सेम ही है, लेकिन उसी बात को क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत आगे पीछे घुमा रहा है। फिर हमने बात की कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की यदि बात करें, सार्थक शब्द की बात करें तो स प्लस अर्थ प्लस अक। स का मतलब होता है सहित, अर्थ ही, अक मीन्स होना होता है, यानी जिसका कोई न कोई क्या होता है, मीनिंग होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं वर्ण, तो वर्ण का तो कोई मीनिंग हो ही नहीं सकता। जैसे आपने ए लिखा है या क लिखा है, तो ए या क का तो कोई मीनिंग हो ही नहीं सकता। तो मीनिंग किसका होगा? फिर शब्द का होगा। किसका होगा? शब्द का होगा। तो सार्थक इकाई शब्द है। पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य क्यों लिखा सर? माइनर सा अंतर है। सार्थक शब्द है, लेकिन पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अगर आपसे मैं कहूं कि हम यदि कम्युनिकेशन करें, परस्पर विचार विनिमय करें, तो परस्पर विचार विनिमय करने के लिए हमारे पास भाषा एक साधन है, और उसी से हम क्या कर रहे हैं? परस्पर विचार विनिमय कर रहे हैं। भाषा की परिभाषा भी यही होती है कि परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं सर, मन के भावों तथा मस्तिष्क के विचारों को बोलकर या लिख करके किसी व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। दो तरह से करते हैं, एक शाब्दिक होता है, एक लिखित होता है। मतलब एक मौखिक होता है और एक क्या होता है? लिखित होता है। ठीक है, एक भाषा का रूप और होता है। वैसे भाषा के 3 रूप होते हैं। एक मौखिक होता है, जो अभी तक मैं काम कर रहा हूं सभी क्या है? मौखिक है। फिर मैंने जिन्हीं भी बातों को आपको प्रस्तुत करके बोल करके बताया, मैं उन बातों को यदि क्या कर देता हूं? लिख देता हूं, तो लिखित रूप में हो जाएगा। अब मैं कई बार 20-20 के अंतर्गत आपको हाव भाव से बता रहा हूं, इशारों से बता रहा हूं, तो उसको हम सांकेतिक कहते हैं। और सांकेतिक किसी भाषा का रूप वैसे होता नहीं है। भाषा के मूलतः 2 ही रूप हुए, एक तो मौखिक और एक क्या हुआ? लिखित रूप हुआ। अब आपसे यहां ये कह रहा है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई बताइए। तो पूर्ण सार्थक इकाई का मतलब है कि आप अपने भावों तथा विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो भावों तथा विचारों को हम कैसे या किसी शब्द से प्रस्तुत नहीं कर सकते। परस्पर विचार विनिमय करोगे तो सेंटेंस की जरूरत होगी, और सेंटेंस की जरूरत होने का मतलब है वाक्य की जरूरत होगी। बिना वाक्य के आप कर नहीं सकते। तो वाक्य से करोगे तो इसका मतलब है कि पूर्णतः सार्थक अगर भाषा के संदर्भ में बात करें तो वो क्या है? वाक्य है। ओके। फिर कुछ एक बातें और की थी कि भाषा शिक्षण का व्यवस्थित कर। बहुत अच्छा प्रश्न लगता है मुझे। ध्यान तक देखिएगा, एग्जामिनर अगर देखिएगा पेपर बना रहा है तो ग्रेड 2 की बात कर रहे हो आप। किसकी बात कर रहे हो? ग्रेड 2 की बात कर रहे हो, नहीं कि आप ग्रेड 3 की बात कर रहे हो, नहीं कोई पटवारी ग्राम सेवक की बात, एलडीसी की बात नहीं कर रहे हो, आप ग्रेड 2 की तैयारी की बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ही ग्रेड 2 है, 2nd ग्रेड की पोस्ट है, तो थोड़ा सा प्रश्न का स्तर भी चेंज होगा। अब आपसे देखो ये क्या कहा गया है, इस जनरली बात को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि भाषा शिक्षण का व्यवस्थित कर। शिक्षण सिखाना, शिक्षण मतलब सिखाना। भाषा सिखाई जा रही है और भाषा सिखाते समय उसका व्यवस्थित कर्म क्या होता है? तो क्या हम बच्चे को सीधा ही वाक्य सिखाते हैं या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाते हुए वाक्य की निर्मिति करते हैं? छोटी छोटी चीजें सिखाते हुए वाक्य की रचना करवाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को आवाज सिखाई गई, फिर जो ध्वनियां सिखाई गई बोल करके उन्हें लिखना सिखाया गया, छोटी से छोटी इकाइयां। फिर बच्चे को क्या सीखना सिखाया? शब्द सीखना सिखाया। आपने ऐसा सुना होगा कि बच्चे को सबसे पहले अगर आप शब्द सिखा रहे तो बिना मात्रा वाला सिखाइए। मात्रा मत लगाइए, बिना मात्रा वाला सिखाइए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। और फिर उसके उपरांत क्या सीखा जाता है? वाक्य सीखा जाता है। एक तो ये भाषा शिक्षण का व्यवस्थित कर्म आ गया जो कि सवाल स्तरीय है। दूसरा सवाल आ गया कि आपके पास आरोही और अवरोही क्रम।
इसी का आरोही और अवरोही क्रम क्या है देखिएगा। अगर यदि बात करें आरोही नाम की तो इसमें अक्षर कितने हैं 3, अवरोही में अक्षर कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो छोटे से बड़ा हो रहा है यानी जो ये सीक्वेंस दिया गया है ये आरोही क्रम है, और इसको अगर उल्टा कर दोगे आप तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। 3 बातें ये भी बात की थी हमने कि हिंदी लेखन की लिपि की अगर बात करें तो वो देवनागरी है, और भाषा का संबंध यदि बात करें तो भाषा का संबंध है बोलने से और लिपि का संबंध है किससे, लिखने से। उक्त बात की थी। इसके बाद देखिएगा अगर बात करें तो वर्ण के संदर्भ में बात चले तो वर्ण की डेफिनेशन या परिभाषाएं देखो क्या लिखते हो। मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये परीक्षा लायक थॉट नहीं है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य ये कोई सवाल नहीं है कि मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि, ऐसा अगला लिखेगा ही नहीं। तो वो यहां अगर डेफिनेशन से भी लिखेगा, परिभाषा से भी लिखेगा, तो वो अमुक बात लिखेगा कि भाषा की लघुतम अविभाज्य ध्वनियों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। लघुतम मतलब सबसे छोटी, और अविभाज्य अ प्लस विभाज प्लस ये विभाज है ये, ठीक है। विभाज मतलब विभाजन, ये मतलब होना, अ मतलब नहीं, कि ऐसी ध्वनि या ऐसी आवाज होनी चाहिए जिसका टुकड़ा ना हो, और वो भी किसका, आवाज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। हम बात लिखने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ बोलने की, कि बोलने में उसका क्या ना हो, टुकड़ा ना हो। तो क्या ए का टुकड़ा होता है, नहीं। अब आप आम में आते ही फंस जाओगे और आप सवाल कर लोगे कि सर ए प्लस ए बराबर आ होता है, सर कैसे कह रहे हो आप, ये टुकड़ा नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि मेरा लिपि लेखन से ताल्लुक नहीं है, बात किसकी कर रहे हैं आप, ध्वनि की कर रहे हैं। क्या आप जो ए की रचना करते हैं वो ए प्लस ए बराबर आ जो बनाते हैं वो संधि के योग से बना है, नहीं कि वो कोई आवाज बनी है। क्या हम ऐसा पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और आ को आ पढ़ते हैं, फिर ई को तो ई पढ़ोगे, बड़े वाली को ई पढ़ोगे, फिर ऊ को ऊ पढ़ोगे, आगे वाले को ऊ पढ़ोगे। फिर तो अगर यदि आप कहते हैं कि इसे टुकड़ा होता है तो फिर तो ऐसे ही पढ़िएगा, ए ई ऊ। नहीं सर ऐसा तो नहीं पढ़ते। तो भैया अगला बात ही कह रहा है कि आवाज का टुकड़ा होता है या फिर नहीं होता है, इसका बताइएगा। तो नहीं होता है, सीधी सी बात है। फिर इनके नीचे देखो मैंने हलंत किया है, इसका कारण था क्योंकि इनकी ध्वनि टूट रही थी। जैसे कै में ए का साउंड आ रहा है, अगला कह रहा है कि छोटी से छोटी बनाओ, तो मैंने कै के नीचे हलंत कर दिया। इसका मतलब इसमें जो ए स्वर था वो खत्म हो गया। लेकिन यही विदित हो रहा है कि क्या स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, क्या इसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की जरूरत थोड़ी पड़ रही है, नहीं। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि कै को बोलना है लेकिन ए का साउंड नहीं आना चाहिए, यह कतई संभव नहीं है, आप नहीं बोल सकते इसको। तो फिर डेफिनेशन सीधी सीधी बनी कि ए को बोलने के लिए सहायता की जरूरत नहीं है, तो क्या यह स्वतंत्र ध्वनि है। ओके, क्या व्यंजन के संदर्भ में यदि मैं बात पूछूं आपसे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये स्वरों की सहायता से उच्चारित है, ए को इंक्लूड करोगे तो ही बोल पाओगे, अन्यथा तो बोल ही नहीं पाओगे। तो डेफिनेशन सीधी सीधी बन गई कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है या स्वरों की अधीन ध्वनियां होती है। ठीक है, फिर देखो मैंने 2 सवाल खड़े करे हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 और एक सवाल लिख रखा है मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 ही होती है। अगर आपसे सवाल यह किया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण वो जो अविभाज्य ध्वनियां है, तो उनकी संख्या मूलतः कितनी होती है, 44 ही होती है। ये जो लिपिबद्ध किया गया है, हम जो कि लिखते हैं, जितनी चीजें हम लिखते हैं
उस लिपिबद्ध वाले का विवरण है 52। 11 स्वर है, 2 अयोगवा ध्वनियां जो इन स्वरों के लास्ट में लिखते हो, अंग और अ है। इसके अलावा 33 व्यंजन है, 4 संयुक्ताक्षर है, श, त्र, जे और श्रय। जे है वैसे ये जे ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है, विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। और उत्क्षिप्त या ताड़नजात अड़े और ढे, ये इन 33 में नहीं आते। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है वैसे फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। सर क्या फेंकते हैं बताओ तो सही। इनको जब आप बोलोगे ना तो पहले आपकी जीवा ऊपर उठेगी और फिर झटके से नीचे गिरते हुए प्राणवायु मुखविर से बाहर निकलेगी। बोलो देखो, ढ ढ पहले ऊपर उठ रही है, फिर झटके से गिरते हुए प्राणवायु बाहर निकल रही है। ये फारसी भाषा की देन है हिंदी में। किसकी है? इनकी टोटल संख्या की बात करोगे तो 52 है, 52 है। ओके, इसके बाद देखिएगा मैंने और बात की है कि यहां आपके पास जो 44 वर्ण है, कामता प्रसाद गुरु जिनकी एक व्याकरण की किताब भी आती है, बहुत अच्छे व्याकरण के हुए हिंदी के, कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 43 ही मानी है। सर एक कहां गया, एक कौन सा हटाया? तो इन्होंने ये कहा कि अविभाज्य ध्वनि को ही वर्ण कहा जाए। तो री का तो टुकड़ा होता है, आवाज का टुकड़ा तो होता है, लिखने में नहीं होता है। तो अभी जो बात एक सीखी थी तुमने कि सर बोलने का संबंध भाषा से और लिखने का संबंध किससे है? लिपि से। यहां नाम क्या लिखा हुआ है? भाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाषा लिखा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? भाषा में बोलने का संबंध की बात कर रहे हैं। तो बोलने में तो रे और ई को मिलाकर के बनाओगे तो री आ जाएगा। और आप कह रहे हो ध्वनि का टुकड़ा होना नहीं चाहिए, और ये ध्वनि का टुकड़ा हो रहा है। इसलिए कामता प्रसाद गुरु ने री स्वर को हटाया तो कितने बचे? 43 बचे। ठीक है। और एक हमारे पास अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है ओ, जिसके ऊपर ये अर्धचंद्राकार स्थिर लगी हुई, इसको स्वनिम के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा ये एक हमारे पास आगे वाला शब्द ज्ञान टॉपिक आएगा जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द आएंगे। उसमें विदेशज शब्दों के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के शब्दों को कहां शामिल करेंगे? विदेशज में। तो विदेशज में शामिल करेंगे तो जो आपने लिखा है डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे। क्योंकि आप कौन से स्वर का प्रयोग कर रहे हो? इसके अंग्रेजी वाले के। तो अंग्रेजी वाले स्वर का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब सीधी सी बात है, बनेगी क्या? अंग्रेजी तो बनेगी। फिर देखिएगा अरबी व फारसी भाषा से ग्रहित व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 5, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, ज, फ। ऐसे नहीं क, ख, ग, ज, फ है। इनके नीचे चिन्ह लगा हुआ है नुक्ता। ओके, और इनको हम ऐसे बोलेंगे क, ख, ग, ज, फ। जैसे हम बोलते हैं ना कि अफसोस है सर, ये बात के अफसोस नहीं होता है, शब्द होता है अफसोस। जिंदगी नहीं होता है, शब्द होता है जिंदगी। गजल नहीं होता है, शब्द होता है गजल। क्या होता है? गजल होता है। अब यहां से एक सवाल बन गया कि शब्दों के नीचे नुक्ता लगाने का सबसे पहला सुझाव किसने दिया? राजा शिव प्रसाद ने दिया था। किसने दिया था? राजा शिव प्रसाद ने दिया था। ये भी बहुत अच्छे लेखक है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद ने दिया था। ठीक है, बहुत बारीकी से पढ़ोगे एक एक चीज को। फिर देखिएगा अगर बात करें तो बेसिकली जनरली बात उसी यूनिट से एक पहला टॉपिक उठाया गया, वो उठाया गया स्वर। क्या उठाया गया? स्वर उठाया गया है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो स्वर्ग, आकाश या फिर क्या होता है? परलोक होता है। परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बिना अवरोध यानी बाधा के उच्चारित ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण करते समय अवरोध नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगी। जबकि आप व्यंजन को बोलोगे तो बाधा आएगी। और बाधा आने का मूल रीजन क्या है? मूल रीजन क्या है या मूल कारण क्या है बाधा आने का? व्यंजन में क और अ, जैसे क की बात करें तो 2 साउंड है। जब आप क का साउंड लेंगे तो स्पर्श होगी, फिर आप अ का साउंड लेंगे तो भी स्पर्श होगी। तो इसका मतलब हुआ कि क का और अ का साउंड लेते समय
अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, बाधा आ गई, तो उनके अनुसार में अवरोध होगा। अब अगर ऐ बोलोगे तो सीधी छुएगी और बाहर निकलेगी। तो बिना अवरोध के उच्चारित ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, बेसिक बात है। फिर 11 स्वर आपके पास, अमुक अमुक 11 स्वर है। इनके सबसे पहले मात्रा ज्ञान की अगर हम बात करें तो 11 स्वरों में से ऐ स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर अगर बात करें आस्वर की मात्रा की तो लगा सकते हो, जनरली बात है, कोई बेसिक बात है, कम कोई कठिन नहीं है। ई की मात्रा छोटी, ये एक बहुत ही अच्छा काम है इस जगह। स्वरों का उच्चारण सदैव व्यंजनों के बाद में होगा, कभी पहले नहीं हो सकता। कै ए बाद में, का आ बाद में, की ई बाद में, की ई बाद में ये जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है, इसकी खासियत ये है। बाकी जब मात्रा लगाओगे तो या तो बाद में लगेगी, या नीचे लगेगी, या ऊपर लगेगी। एक मात्रा ऐसी है जो कहां लगती है, पहले लगती है, लेकिन ये पहले होती नहीं है। देखिएगा मैंने एक एग्जांपल दिया था, सम प्लस धी में किसका योग है। ये कह रहा है कि प्लस के पहले कौन सा अक्षर है और प्लस के बाद कौन सा अक्षर है, ये बात कर रहा है आपसे। तो प्लस के पहले अक्षर की बात करूं तो व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि मैं के नीचे अलंत किया हुआ है। प्लस के बाद अक्षर की बात करें तो आपको प्रत्यक्षतया क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ये कर बैठोगे, ईद कर दिया, जबकि ईद तो है ही नहीं, ये तो है क्या, धी है। क्या है, धी है। तो इसका मतलब है कि ई लगी भी तो पहले, लेकिन ये है पहले नहीं, है बाद में। तो प्लस के पहले भी व्यंजन हो गया और प्लस के बाद भी व्यंजन हो गया, दोनों तरफ व्यंजन हो गए। फिर ई बड़ी की मात्रा कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए छोड़ दिया गया। रे में ऊ की मात्रा के संबंध में बात की गई। बाकी अक्षरों में लगा दोगे, कै में लगाओगे, छोटी बड़ी दोनों लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रे में ऊ की मात्रा छोटी और बड़ी में क्या अंतर है, मूल बात यह है। बिना गांठ बिना गुंडी वाली छोटी गांठ अर्थात गुंडी वाली बड़ी होती है। अब मैंने यहां से एक सवाल किया है, गुरु प्लस उपदेश से नया शब्द क्या बनेगा। गुरु प्लस उपदेश से नया शब्द क्या बनेगा, तो इसे पूछने का मूल पर्पज क्या है। इससे मूल पूछने का पर्पज यही है कि आपको रू छोटा और रू बड़ा जो लिखा जाता है, क्या उसमें अंतर पता है या नहीं है। दोनों में अंतर है, वो आपको पता है या फिर नहीं है, तो बड़ा आएगा। रीश्वर की मात्रा के संबंध में भी मैंने बात की थी, देखो यहां दोनों चीजें लिख करके कि इन दोनों को तुम आज तक बहुत पहले से कई बार ऐसे ही तुक्का लगाते हो कि दोनों ही सर रही तो है ये नहीं। क्या दोनों का आकार अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। ये एक टैनुमा आकृति बनी हुई है, अर्धवृत्ताकार स्थिति में है, और ये एक सीधी रेखा है। तो अगर अर्धवृत्ताकार स्थिति में तो ये रीश्वर है, और ये यदि सीधी रेखा है तो वो क्या है, रे। मीनिंग ही चेंज हो गया पूरा। गृह मतलब घर हो गया। अब आप इस नाम को भूलें। आप हमेशा ये कहते हैं कि सर गृह कार्य दिया गया, नक्षत्रों का काम नहीं दिया गया है, गृह कार्य दिया गया है। क्या दिया गया है, गृह कार्य दिया गया, गृह कार्य नहीं दिया गया है। ओके ग्रह मतलब जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है। ओके, एक ही मात्रा एक होती है, आई की मात्रा कितनी होती है, यहां फंसा दोगे, ये आगे संदेश में गड़बड़ करोगे, तो यहीं से सुधार कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। देखिए इसका जब स्वरूप निर्माण किया जा रहा था या स्वरूप निर्माण किया गया तो इस पर मात्रा नहीं लगाई गई, और तुम इन दोनों को ए ही पढ़ते हो। देखो मैं एक नाम लिख देता हूं, मेरे पास एक नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक नहीं होकर के ऐतिहासिक है। अगर यदि इसको हम ए बोल लेंगे तो फिर इसको क्या बोलेंगे, वे साउंड तो अपने पास आ रहा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, ये ऐतिहासिक है। क्या है,
ऐतिहासिक है, तो ये ऐसा जो साउंड है ना आपके पास वो तुम्हारे पास इक्वल है, तो ये गलती हो रही है। यहां पर मात्रा नहीं है, मात्रा एक आएगी, यहां पर मात्रा एक है लेकिन इसकी मात्रा कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब है कि कुछ तो इंटरेस्टेड कहानी है, समझने वाली है, कुछ अलग हो, कुछ अलग रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एक सवाल बन रहा है अपने सामने। जैसे यहां पर मैंने एक शब्द लिखा था गवेषणा। गवेषणा का मीनिंग होता है गाय की खोज। एक बार राजा अपने राज दरबार से बाहर निकलते हैं। वो मूल उद्देश्य इनका यह था कि जन सामान्य से थोड़े बहुत रूबरू हो जाए। और राजा जैसे ही राज दरबार से बाहर निकले तो प्रजाजनों ने राजा से पूछा कि राजन आज सुबह सुबह क्या कर रहे हो, मतलब टहल कैसे रहे हो। तो राजा ने कहा कि मैं गवेषणा कर रहा हूं। तो प्रजाजनों ने पूछ लिया कि महाराज क्या मतलब होता है गवेषणा का, कि मेरी गाय खो गई है और मैं उस गाय को ढूंढने के लिए निकला हूं। तो गो मतलब गाय है, एषणा मतलब खोज है, गाय की खोज के लिए रूढ़ हो गया जगत में शब्द। अब देखो मैंने एषणा शब्द का यूज किया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे में कतई ही नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर मात्रा कितनी लगी हुई है, एक लगी हुई है। एक लगी हुई है इसका मतलब ये ए है, इसलिए यहां क्या लिखा जाना चाहिए, ए तो लिखा जाना चाहिए। ओके, तो मात्रा से संबंधित ये चीजें हैं। तो जनरली 3 ही बातें हैं। एक तो ई छोटे की मात्रा है, एक ऊ छोटे की बड़े की मात्रा रे में लगती है वो है। रे और री में अब गलती नहीं करोगे, ए और आई की मात्रा में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, अच्छी बात है ये ध्यान रखना। फिर मैंने बात की थी कि जो आपके पास वर्णमाला है, जो वर्णमाला आप पढ़ रहे हैं, उसका मूलतः डिवाइडेशन 3 ही पार्टों में होता है। और 3 पार्टों के अंतर्गत देखो कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि हिंदी की वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक स्वर है, एक व्यंजन है और एक क्या है, अयोगवाय है। ओके, फिर मैंने देखो अयोगवाय की बात की यहां पर जनरली कि अयोगवाय ध्वनियां अगर यदि बात करें तो अपने पास कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है, जिसमें एक तो है अंग, इसके ऊपर लगा हुआ है ये अनुस्वार। इसमें देखो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि अनु का अर्थ है बाद और स्वर का मतलब है स्वर। अयोगवा है ध्वनियां हमेशा स्वरों के बाद प्रयुक्त होती है, लेकिन ये स्वर तथा व्यंजनों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसका रीजन क्या है स्वतंत्र होने का, कि अनुस्वार के रूप में अक्षर देखिएगा, 5वां कोई सा न कोई सा अक्षर आ रहा है, 5वां कोई सा न कोई सा क्या आ रहा है, अक्षर आ रहा है। तो ये 5वां कोई सा न कोई सा जो अक्षर आ रहा है तुम्हारे पास, ये स्वतंत्र है अक्षर। और ए के बाद लगा ये क्या है, विसर्ग है। विसर्ग है तो हम विसर्ग को किसके रूप में आंकेंगे, है के रूप में आंकेंगे, ठीक है। और विसर्ग में सर्ग शब्द का अर्थ है वो रचना है, और वी का अर्थ है विशेष, ये एक विशेष रचना है। तो मेरा जो नाम था ना अयोगवाय है, उसमें ए का मीनिंग नहीं है, योग है, वाय का मीनिंग वहन करना है कि ये परस्पर एक दूसरे के योग को वहन नहीं करते, ये फ्रीडम है। तो इसमें ए फ्रीडम है, अनुस्वार फ्रीडम है, ए फ्रीडम है, विसर्ग फ्रीडम है, स्वतंत्र है ये, ठीक है। देखो अब ये कोटेशन लिखने के बाद ये सवाल ये किया गया है, क्या एक चंद्र बिंदु अयोगवा ध्वनि है? ये कोटेशन पढ़िए और फिर ये बताइए कि क्या चंद्र बिंदु एक अयोगवा ध्वनि है? अयोगवा है स्वरों के बाद प्रयुक्त, लेकिन स्वर तथा व्यंजनों से स्वतंत्र। इसको आप स्वर से स्वतंत्र नहीं कर सकते। अगर आप ए को लिख देंगे और ए को अगर मान लीजिए ए को आप नहीं लिखते हैं और आप उसको ए को का को नहीं लिखते हैं, आप ऊ को नहीं लिखते हैं, चंद्र बिंदु जिन पर लगती है उन स्वरों का आपके पास प्रयोग ही नहीं है, तो आप चंद्र बिंदु को लगाओगे किस पर? इसका तो अस्तित्व बन सकता है, ये तो स्वतंत्र अक्षर है, लेकिन क्या इसका अस्तित्व बन सकता है? इसका अस्तित्व नहीं बनाया जा सकता। और इसका अस्तित्व नहीं बन सकता, इसका मतलब ये मूल अयोगवा ध्वनि नहीं है। मूल अयोगवा ध्वनियों की संख्या 2 ही है, ठीक है।
इसीलिए चंद्र बिंदु के साथ नाम जुड़ता है वो जुड़ता है अनुनासिक, और इनके साथ जो नाम जुड़ता है वो जुड़ता है नासिके। क्या नाम जुड़ता है? नासिके नाम जुड़ता है। ये कह रहा है कि इनका उच्चारण करते समय हम नाक का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका जब यूज करोगे ना या इसको बोलोगे ना, तो जो ए का साउंड आएगा वो आएगा मुख से, और चंद्र बिंदु का साउंड आएगा वो आएगा किससे? नाक से। किससे आएगा? नाक से। अनु का अर्थ है बाद और नासिका का अर्थ है नाक। ये कह रहा है कि बाद में नाक से आती है, इसका मतलब पहले मुख से आती है। अनुनासिक की डेफिनेशन भी यही होती है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं? अयोग्य ध्वनि कहते हैं। ये तो रिवाइज हो गया आपका कल का जो हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए ओके।